तो दोस्तों, आपने इस कहानी के पहले भाग में सुना फरीदाबाद के रहने वाले राज और उसके दोस्त भूतिया किले में घूमने के लिए जाते हैं। जब वह अपनी गाड़ी से वापस आ रहे थे तो उनकी गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है। वह जैसे तैसे अपनी गाड़ी को एक ढाबे तक लाते हैं और वहां पर रात गुजारते हैं, लेकिन उस ढाबे में भूतिया घटना हो जाती है। अब आगे। राज जोर से चीखा। उसके चीखने की आवाज सुन मुकेश दौड़कर उसकी खाट के पास तक पहुंच जाता है। सुरेश और विशाल भी राज की आवाज सुनकर उठ जाते हैं। मुकेश राज को देखकर घबरा जाता है। राज इस सर्दी में भी पसीने से भीगा हुआ है। उसकी सांस बहुत तेज चल रही है। वो कानों को अपने दोनों हाथों से बहुत जोर से बंद करने की कोशिश कर रहा है और आंखों में मानो खून उतर आया हो इस तरह लाल सुर्ख हो रही हैं। मुकेश ने उसके कंधे पकड़कर उसे जोर से हिलाया। राज चौंक कर उठा और अपने अगल बगल इस तरह से देखने लगा मानो किसी को ढूंढ रहा हो। क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा क्या? मुकेश राज को देखकर बोला। राज को तो मुकेश की आवाज सुनाई ही नहीं दी। उसके कानों में तो अभी भी वो आवाजें ही गूंज रही थीं। तुम सड़ चुके हो, तुम्हारा शरीर सड़ रहा है, तुमने मुझे जगा कर अच्छा नहीं किया। मुकेश ने एक बार फिर राज को कंधे से पकड़कर हिलाया। राज ने एक नजर मुकेश पर डाली और फिर दौड़ता हुआ सुरेश और विशाल की ओर लपका पर 2 कदम चलकर ही धड़ाम से 2 खाटों के बीच गिर गया। वो बार बार खड़े होने की कोशिश कर रहा है, पर जैसे उसके पैरों ने जवाब दे दिया हो। इधर सुरेश और विशाल की हालत भी कमोबेश वैसी ही थी जैसी राज की थी। वो दोनों अपनी खाट पर बैठे हुए हैं और ऊपर की तरफ देखकर कांप रहे हैं। उनके पीले पड़े चेहरे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वो किसी भयानक चीज को देखकर डर रहे हैं। मुकेश इन तीनों की ये हालात देखकर अंदर तक हिल गया, पर फिर भी उसने हिम्मत से काम लेते हुए राज को खाट पर लिटाया, फिर विशाल और सुरेश को भी लिटाया। मुकेश ने इन तीनों को इस तरह से लिटाया था कि उन तीनों की खाट एक दूसरे से बिल्कुल पास पास और मुकेश के एकदम सामने थी। राज जाग रहा था, पर अभी भी उसे सुरेश और विशाल के ऊपर वो काले साए मंडराते नजर आ रहे थे। ठीक ऐसे ही सुरेश और विशाल भी जागते हुए उन स्याह सायों को अपने ऊपर लटकते हुए मंडराते देख रहे थे। मुकेश भी मंत्र मुग्ध सा इन तीनों को सिर्फ देखे ही जा रहा था। तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जगाया हो। वो इन तीनों के सर के पास एक खाट पर आसन लगा कर बैठ जाता है और जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता है। कुछ समय बाद मुकेश आंखें खोलता है और माहौल को बहुत ही सुखद पता है। अब उसका सर भारी नहीं हो रहा था। वहां फैली उस दुर्गंध की जगह खुशबूदार मंद मंद हवा बह रही थी। मुकेश खाट पर लेटकर आसमान की ओर देखने लगा और सोचने लगा कि आज बहुत दिनों बाद खुले आसमान के नीचे लेटकर तारों को टिमटिमाते हुए देखने का मौका मिला। बहुत देर बाद उन तीनों को बिना उठाए मुकेश अपनी खाट से उठा और उसने राज के बैग से सिगरेट का पैकेट निकालकर उसमें से एक सिगरेट निकाल ली। राज और वो दिन में एक आध बार सिगरेट पी लिया करते हैं। पहले पहल तो सिगरेट उसने मेडिकल कॉलेज में सीनियर के जोर देने पर पी थी, पर फिर धीरे धीरे ये जोर कब शौक बन गया पता ही नहीं चला। अब भी मुकेश केवल जब राज के साथ होता है तभी एक आध सिगरेट पी लिया करता है। मुकेश सिगरेट को सुलगाकर उसे होठों में दबा टहलने लगा। वो एक के बाद एक कई बड़े कश लगाकर सड़क की ओर देख रहा था। सड़क इस समय भी किसी विधवा की मांग की तरह सुनी ही थी। माहौल मार्लबोरो क्लोव सिगरेट की लूं जैसी मादक खुशबू से भर गया। तभी मुकेश को किसी गाड़ी के आने की आवाज आई। वो एक मालवाहक ट्राला था जो तेजी से वहां से गुजर गया। कल रात से पहली बार उसने किसी गाड़ी को उस सड़क से निकलते हुए देखा था। मुकेश ने एक नजर अपने बाएं हाथ की कलाई पर पहनी घड़ी पर मारी। उसके कांटे अभी सुबह के 5 बजने का संकेत दे रहे हैं। मुकेश ने सोचा अब तीनों को उठा देना चाहिए और जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का प्रबंध करना चाहिए। यही सोचकर वो उन तीनों को जगाने उनकी खाट के पास जाता है।
राज, सुरेश और विशाल भी अब तक जाग चुके थे क्योंकि गाड़ी की आवाज ने उन्हें पहले ही उठा दिया था, पर यहाँ से निकलने में सबसे बड़ी परेशानी पेट्रोल की थी, क्योंकि कल रात उनकी दोनों गाड़ियों का पेट्रोल खत्म हो चुका था। पर यहाँ और देर रुकना चारों को ही अच्छा नहीं लग रहा था। तब चारों ने रात की तरह ही जब तक पेट्रोल पंप नहीं मिल जाता तब तक गाड़ी को धक्का लगाकर चलने का सोचा और अपने वादे के मुताबिक सब्जी की टोकरी में कुछ रुपये रखकर वो गाड़ी की ओर चल पड़े। गाड़ी को सीधा करते समय सुरेश ने पेट्रोल की आवाज सुनी। उसने कौतूहलवश पेट्रोल टैंक को खोलकर देखा तो वो पेट्रोल से भरा हुआ था। उसने प्रश्नवाचक निगाह से मुकेश को देखा तो मुकेश का भी यही हाल था, उसकी गाड़ी का टैंक भी पेट्रोल से भरा हुआ था, पर उनमें से कोई किसी से कुछ नहीं बोला। मुकेश ने इग्निशन में चाबी लगाई और हमेशा की तरह गाड़ी हाफ किक में डर की आवाज के साथ चालू हो गई। वो चारों गाड़ी उठाकर वहां से निकल गए। अपने रूम पर पहुंचकर सब फ्रेश हुए और अपने अपने काम में लग गए। मुकेश क्योंकि रात भर सो नहीं पाया था तो उसने कुछ नाश्ता करके सोने का सोचा। बाकी सब भी नाश्ता करके अपने आज के निर्धारित काम में लग गए। चारों में एक चीज समान थी, अभी तक किसी ने भी रात की किसी घटना के बारे में एक दूसरे से कोई बात नहीं की थी। शाम के करीब 4 बज रहे थे जब मुकेश उठा। उसने उठकर देखा तो रूम पर कोई नहीं था। बाहर जाकर बालकनी में देखा तो वहां राज बैठकर कुछ पढ़ रहा था। उसके एक हाथ में उसकी फेवरेट मालबोरो सुलग रही थी। राज ने मुकेश को देखकर बिना कुछ कहे मालबोरो उसकी ओर बढ़ा दी। मुकेश ने 2-3 कश लेकर सिगरेट वापस की और बाथरूम की तरफ चला गया। रात के लगभग 11 बजे बज रहे हैं। चारों हॉल में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। तभी सुरेश बुक बंद करके सोने चला गया। उसके पीछे पीछे विशाल भी चला गया। राज और मुकेश दिन में सो चुके थे, इस वजह से नींद अभी उनसे दूर थी। तकरीबन 1 घंटे बाद सुरेश आकर फिर से किताब खोलकर बैठ जाता है और बुदबुदाते हुए पढ़ने लगता है। धीरे धीरे उसकी आवाज तेज होने लगती है, जिसको सुनकर राज और मुकेश चौंक जाते हैं। वो किताब को अपने सामने रखकर जोर जोर से कह रहा था, तुम सड़ चुके हो, तुम्हारा शरीर सड़ रहा है। अचानक सुरेश उठकर खड़ा हो गया और जोर जोर से रोने लगा। उसका रोना बहुत ही भयानक है, मानो बहुत से चमगादड़ एक साथ आवाज कर रहे हों। अब तक राज और मुकेश दोनों ही अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले थे। राज सुरेश के हालात देखकर गहरे सदमे में था, पर फिर भी उसने हिम्मत से काम लिया और सुरेश से पूछा, सुरेश क्या हुआ तुझे भाई? सुरेश उसी भयानक आवाज में रोता रहा। राज की बात का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। राज ने एक बार फिर सुरेश से वही प्रश्न फिर से दोहराया। इस बार सुरेश का रुदन बंद हो गया। उसने घूरकर राज की तरफ देखा और खड़खड़ाहट से भरी हुई आवाज के साथ बोला, तुम देख नहीं रहा है, तुझे मैं सुरेश दिखाई देता हूँ। राज उसकी बात सुनकर शांत नहीं हुआ। वो फिर बोला, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? राज की बात सुनकर उसने कुछ नहीं कहा, बस राज को घूरता रहा। राज ने फिर पूछ, यहाँ क्यों आए हो, क्या नाम है तुम्हारा? सुरेश राज की बात का कोई जवाब दिए बिना रूम में चहलकदमी करने लगा। उसके चलने से पायल की आवाज आ रही है, चलते समय हाथ हिलने से चूड़ियों की आवाज भी आ रही है। राज और मुकेश समझ नहीं पा रहे थे ये है कौन है जो चूड़ी और पायल पहने है, पर बोलने की आवाज मर्दों जैसी है। पर एक बात तो वो दोनों बहुत अच्छे से समझ गए थे कि सुरेश पर इस समय कोई भूत का कब्जा है। सुरेश काफी देर तक कमरे में टहलता रहा, फिर वो उसी जगह बैठ गया जहाँ पहले बैठा था। वो एक बार फिर जोर जोर से रोने लगा। इस बार उसकी आवाज बहुत तेज थी। उसके रोने की आवाज सुनकर आसपास के कुत्तों ने भी रोना चालू कर दिया। माहौल बहुत ही भयानक था। ऐसा लग रहा था कि मोहल्ले के सभी लोग या तो मर चुके हैं या बेहोश हैं।
क्योंकि इतनी तेज आवाजों को सुनकर भी अभी तक न कोई जागा और न ही किसी के घर से कोई आवाज आई। कुत्ते अपनी विशेष शक्ति की वजह से भूत की उपस्थिति जान लेते हैं और भौंकने लगते हैं। पर जाने कैसे उस भयानक और चमगादड़ जैसी रोने आवाज को सुनकर विशाल की नींद खुल गई और वो हॉल में आ जाता है। यहाँ आने के बाद सबसे पहले उसकी नज़र सुरेश पर गई, जो जोर जोर से रो रहा था। विशाल को उसकी हालत देखकर समझने में देर नहीं लगी कि वो भूत बाधित है। फिर उसकी नज़र राज और मुकेश पर गई। उन दोनों के चेहरे फका पीले पड़े हुए थे, उनके हाथ पैर कांप रहे थे। राज और मुकेश में तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अपना सर उठाकर विशाल में आ रहे बदलाव को देख सके। विशाल का चेहरा लाल हो गया, वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करके सुरेश को देख रहा है। उसके हाथ किसी तांत्रिक के समान मुद्रा भाव में है, आंखों के नीचे काजल जैसी कालक है, होंठ लाल सुर्ख, चेहरा दमदमाया हुआ है। विशाल ने उसके पास टंगे ब्लैकबोर्ड के नीचे पड़ी एक चाक को उठा लिया, फिर राज और मुकेश के चारों ओर एक घेरा बना दिया। अब तक राज और मुकेश अपने आप को संभाल चुके थे। वो विशाल को आश्चर्य से देख रहे हैं, पर कोई कुछ बोला नहीं, क्योंकि विशाल का डील डोल और हाव भाव बहुत ही अजीब लग रहा है। विशाल घेरा बनाकर वहां से उछला और एक ही छलांग में न सिर्फ सुरेश के पास पहुंच गया, बल्कि सुरेश कुछ समझ पाता उसके पहले ही उसने सुरेश के चारों ओर भी एक घेरा बना दिया। फिर बोला, देख शैतान देख, मैंने तुझे अब अपनी तांत्रिक शक्ति से कैद कर लिया है। अब तू या तो इस लड़के को छोड़ दे या मैं तुझे हमेशा के लिए काले तिलिस्म में कैद कर दूं। तू बता, तुझे क्या मंजूर है? सुरेश सहमा हुआ उस घेरे में कैद है। अपनी वास्तविक परिस्थिति को देखकर उसी चमगादड़ जैसी आवाज में बोला, तू मुझे कुछ देर तक बांधकर जरूर रख सकता है, पर तू मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। विशाल को सुरेश की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया और वो आसमान की ओर दोनों हाथ उठाकर कुछ मंत्र पढ़ते हुए सुरेश के सर पर अपना हाथ रख देता है। धीरे धीरे मंत्रों की आवाज तेज होने लगती है। इसके साथ साथ सुरेश की छटपटाहट भी बढ़ जाती है। फिर सुरेश बेहोश होकर घेरे में ही गिर जाता है। विशाल सुरेश को उसी हालत में छोड़कर राज और मुकेश को देखते हुए कहता है, शैतान कुछ समय काल के लिए गया है, पर वो फिर वापस आएगा। जैसे तुमने मुझे जगाया है, वैसे ही तुम लोगों ने अपनी गलती से इसे भी जगा दिया है। अब ये इतनी आसानी से तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। राज और मुकेश सुरेश को और विशाल को देख रहे हैं, पर समझ नहीं पा रहे हैं कि सुरेश के अंदर का शैतान कौन था और विशाल के अंदर जो शक्ति है वो उनके लिए सही है या नहीं। राज और मुकेश सुरेश को और विशाल को देख रहे हैं, पर समझ नहीं पा रहे हैं कि सुरेश के अंदर का शैतान कौन था और विशाल के अंदर जो शक्ति है वो उनके लिए सही है या नहीं। राज थोड़ी हिम्मत करके विशाल से पूछता है, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि आप जो भी हैं, सिर्फ आप ही हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। इस समय आपके अलावा कोई और नहीं समझ आता जो हमें बचा सके। कृपया करके हमारी मदद कीजिए। विशाल ने राज की तरफ देखते हुए कहा, राज, यही नाम है न तुम्हारा? राज ने सर हिलाकर हाँ कहा और फिर गंभीर हो चुके विशाल के चेहरे को देखने लगा। साथ ही ये भी सोचने लगा कि आखिर इन्हें मेरा नाम कैसे पता चला। विशाल राज के मन की परिस्थिति को समझते हुए बोलना जारी रखता है, तुम यही सोच रहे हो ना कि आखिर मुझे तुम्हारा नाम कैसे पता लगा? मुझे और भी बहुत कुछ पता है, या यूं कहूँ कि मैं सब कुछ जान लेता हूँ। मुझसे कुछ भी नहीं छुप सकता बच्चे। राज बोला, मैं समझ गया कि आप कोई सिद्ध पुरुष हैं जो इस समय हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। कृपया कर आप अपना पूरा परिचय दीजिए और ये भी बताए कि ये कौन सा भूत है जो हमारे घर में जबरन अपना डेरा डालना चाहता है।
विशाल ने बहुत जोर से ठहाका लगाया और बोला, नादान बच्चे, वो जबरन तुम्हारे घर में नहीं आया है, बल्कि उसे तुम लोग अपने साथ यहाँ लेकर आए हो, जैसे तुम मुझे लेकर आए हो। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ? मैं तो सालों से समाधि में लीन था। तुम और तुम्हारे दोस्तों ने मेरी समाधि भंग की है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी सहायता करूं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी किसी भी तरह से सहायता नहीं करने वाला। ये मुसीबत तुम लोगों ने अपने गले बांधी है, तो अब तुम खुद ही इससे निपटो। राज विशाल की बातों को सुनकर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, आप ऐसा नहीं कर सकते। अभी कुछ देर पहले ही हमने देखा कि आपने उस दुष्ट शैतान से हमें बचाया, और अब आप खुद ही हमें उसके चंगुल में मरते हुए कैसे देख सकते हैं? प्लीज हमारी मदद कीजिए। राज की बातों का असर विशाल के चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। विशाल गंभीर और वजनदार आवाज में बोला, इससे पहले कि हम इस भूत को उसकी सही जगह पर भेजें, हमें ये जानना होगा कि ये भूत कौन है और यहाँ कैसे आया। साथ ही हमें ये भी जानना होगा कि ये आखिर भूत बना तो बना कैसे। राज और मुकेश विशाल की बात से सहमत दिखे और ध्यान से आगे की बातों को सुनने लगे। विशाल के अंदर की शक्ति ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, उस भूत के बारे में सब कुछ जानने के लिए हमें एक और भूत का सहारा लेना होगा, क्योंकि भूत ही भूत के बारे में हमें बता सकता है। और अच्छी बात यह है कि इतने सालों तक दुनिया से दूर रहने के बावजूद आज भी कुछ भूत हैं जो मेरे आवाहन पर अपने आप हम तक आकर हमारी मदद कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बारे में जानकारी मिलने के बाद उसका खात्मा आसान हो जाएगा। तो देर किस बात की है, जल्दी से आप अपने भूत को बुलाओ। राज बहुत उत्साहित होकर एक ही सांस में बोलता गया। राज की बात को सुनकर विशाल उसी गंभीर आवाज में बोला, ये जितना सरल तुम्हें लगता है उतना सरल नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो भूत हमारे बुलाने पर आएगा वो अपने ही जैसे किसी भूत के खात्मे के लिए हमारा साथ देगा या नहीं। और बात भी तुम्हें ही करनी होगी, क्योंकि मेरी कही हर बात को उस भूत को मानना ही होगा, और मैं ये काम उससे बिना उसकी मर्जी के नहीं करवाना चाहता। और ये भी हो सकता है कि सुरेश के अंदर का भूत अभी भी यहीं कहीं मौजूद हो और वो किसी और भूत को हमारे पास आने ही न दे। तो जब तक तुम उससे बात करोगे, मैं इस बात का ध्यान दूंगा कि भूत सुरेश को कोई नुकसान न पहुंचा पाए। विशाल की बात सुनकर राज और मुकेश का चेहरा, जो अभी थोड़ी देर पहले उत्साह से चमक उठा था, फिर से मुरझा गया। वो दोनों एक दूसरे को देखकर विशाल की ओर देखने लगे। विशाल को मानो इनके चेहरे के भाव से कोई लेना देना ही न हो। वो उसी तरह बोलता रहा, पर कुछ भी हो हमें ये करना होगा, नहीं तो वो इस बार हमें संभलने का कोई मौका नहीं देगा, और हो सकता है कि तुम सुरेश को हमेशा के लिए खो दो। राज विशाल की बात को बीच में ही काटकर बोल पड़ा, नहीं, कुछ भी हो जाए हम सुरेश को नहीं खोना चाहते। आप भूत को बुलाए, हम किसी भी तरीके से उस भूत को इस काम के लिए मना लेंगे। विशाल कमरे में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठ गया और आंख बंद करके भूत बुलाने के लिए मंत्र पढ़ने लगा। इस समय विशाल का चेहरा लगातार कठोर होता जा रहा है। उसकी आवाज तेज और तेज, बहुत तेज हो गई। विशाल के पूरे शरीर में बिजली दौड़ रही है। अब वो आंख खोलकर दक्षिण दिशा की और हाथ के इशारे से किसी को बुला रहा है, और उसी पल कमरा एक अजीब सी गंध से भर गया, मानो बहुत से जानवरों का सड़ा हुआ गोश्त इस कमरे में रखा हो। लाइट अपने आप ही बंद चालू होने लगी। राज और मुकेश को अपना शरीर बहुत भारी लगने लगा, और फिर सब विशाल जगह पर खड़ा हो गया और अपने सामने की तरफ इशारा करके उसने ये बताने की कोशिश की जिसे बुलाया था वो आ चुका है। राज और मुकेश विशाल की बताई दिशा में देखते हैं। वहाँ उन्हें बेहद काली कमरे के फर्श से 1 फीट ऊपर उड़ती हुई सी एक परछाई नजर आती है। दोनों उसे देखकर सहम जाते हैं, क्योंकि उस परछाई का रुख इस समय इन दोनों दोस्तों की तरफ ही है। तब राज थोड़ी हिम्मत करके उस परछाई से पूछता है, कौन हो तुम? अपना नाम बताओ।
राज की बात सुनकर वो भूत बहुत जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुमने मुझे यहाँ मेरी जानकारी लेने बुलाया है या कोई और काम भी है? अगर सिर्फ मेरे बारे में ही जानना था तो इतनी मेहनत क्यों की? इनसे विशाल की तरफ इशारा करके पूछ लेते, इन्हें तो मेरे बारे में सब पता है। राज को मानो अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत बात बदलते हुए भूत से कहा, हम तुमसे तुम्हारे ही समान एक भूत के बारे में जानना चाहते हैं जिसने हमारे दोस्त सुरेश के शरीर को अपना घर समझकर उसमें प्रवेश किया था और वो हमें मारने की धमकी भी देकर गया है। वो भूत हम सबकी जान लेना चाहता है। उस भूत से छुटकारा पाने के लिए हमें उसके बारे में जानना है। काली परछाई वाला भूत उसी तरह ठहाके लगाता हुआ बोला, हा, तुम या तो मूर्ख हो या मुझे मूर्ख समझ रहे हो। एक भूत से उसकी ही बिरादरी के भूत के खात्मे का सामान बनने के लिए कह रहे हो। तुम्हें पता है अगर विशाल की तरफ इशारा करके ये यहाँ नहीं होते तो अब तक तुम सबका कीमा बनाकर चमगादड़ों को परोस दिया होता। राज अब तक की भूत की बातों से ये तो समझ गया था कि भूत विशाल के अंदर की शक्ति का सम्मान करता है या डरता है, तो उसने एक आखिरी कोशिश के पहले कुछ देर विशाल को देखा और फिर कहा, तो तुम ये काम नहीं करोगे? पर हमें तो विशाल की तरफ इशारा करके इन्होंने वादा किया था कि उनका बुलाया भूत हमारी हर बात को उनकी खुद की बात समझकर मानेगा और हर संभव हमारी मदद करेगा। लगता है ये गलत थे। तुम जा सकते हो। अब ये बात सच हो गई कि तुम इनका सम्मान नहीं करते हो। भूतराज की बात को सुनकर बेचैन होकर बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं कभी तांत्रिक भैरवनाथ की बात को मानने से इनकार नहीं कर सकता। तांत्रिक भैरवनाथ के गुस्से से मुझे इस संसार में कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हारा काम करूंगा, पर मैं ये जानने के लिए भी बेचैन हूँ कि तांत्रिक भैरवनाथ क्या सिर्फ एक भूत के लिए 1000 साल की समाधि को तोड़ने को मजबूर हो गए। आखिर देखते हैं वो कौन भूत है जिसके लिए इन्हें फिर से एक बार इस संसार में आना पड़ा। राज और मुकेश भूत की बात को सुनकर आश्चर्य से विशाल के अंदर मौजूद तांत्रिक भैरवनाथ की तरफ देखने लगे। तो आखिर आगे क्या होगा? क्या विशाल के अंदर की शक्ति बचा पाएगी राज और उसके दोस्तों को? जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखें। और आपको अगर हमारी कहानी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए।